शोभित अपने लिए दाल परोसने के लिए भगोने का ढक्कन खोलता है तो चौंक पड़ता है। अरे, ये तो बिल्कुल खाली है। अब समझा, माँ के लिए कुछ रह ही नहीं गया है। जो कुछ था उसने मुझे खिला दिया और अपने लिए बहाना बना रही है ताकि मुझे पता न चले और मैं आराम से खा लूं। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। इन मुसीबतों के साथ क्या होता जाता है। उसकी शहर में नौकरी लग जाती है और वह अधिकारी बनता है। उसके बाद उसकी शादी हो जाती है। सरस्वती भी शहर में आकर कुछ दिन रहती है। बहू सीमा उसका जीना हराम कर देती है। उस पर बहुत उल्टा सीधा आरोप लगाकर शोभित के कान भरती रहती है। मैं माँ जी को कितना समझाती रहती हूँ कि अच्छे कपड़े पहना करो, थोड़ा अच्छा रख रखाव रखा करो। आखिर आप एक अधिकारी हैं। आपसे मिलने वाले लोग आते हैं तो इन्हें देखकर कहते हैं कि आपने एक नौकरानी रखी हुई है। ये हमारी जानबूझकर बदनामी कराती है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हमारा स्टैंडर्ड है और ये उसको गिराने में लगी हुई हैं। इससे तो अच्छा है कि ये गांव में जाकर रहें। माँ, आप गांव में रहो, मैं आपका खर्चा भेज दिया करूंगा। बेटा, अगर मेरे रहने से तुम्हारी बदनामी होती है तो मैं गांव में रह लूंगी। मैं तुम्हारा खर्चा लेकर क्या करूंगी? जब तक मेरे हाथ पैर चलते हैं मैं कमा लिया करूंगी। सरस्वती चली जाती है। अचानक एक दिन शोभित बीमार होता है। वह अपना चेकअप कराता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। सीमा, मेरे दोनों गुर्दे खराब हैं। अब मेरी जिंदगी का अंत समय आ गया है। डॉक्टर ने कहा है अगर तुरंत गुर्दा नहीं बदला गया तो मेरी मौत भी हो सकती है। वह पूरी कोशिश करता है। रिश्तेदार, दोस्त, परिचित सबसे कहता है, लेकिन उसे गुर्दा कहीं नहीं मिलता, ना ही कोई दान करता मिलता है। अचानक एक दिन एक गुमनाम दान करता उसको अपना गुर्दा दान कर देता है, जिससे उसका ऑपरेशन होता है। 15 दिन अस्पताल रहने के बाद शोभित ठीक होकर अपने घर पर आ जाता है। उसकी पत्नी सीमा उससे कहती है, देख लिया तुमने अपनी माँ का प्यार। दुनिया जहान के लोग आकर तुमको देख गए, लेकिन तुम्हारी माँ तुमको देखने तक नहीं आई। हाँ। शोभित अब अपनी माँ से बहुत नफरत करने लगा था। गांव से उसके पड़ोसी बंशीधर का फोन आया। हेलो शोभित, तुम्हारे घर से बदबू आ रही है। मकान बंद है, यहाँ आकर देखो।